हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट मतलब सारणी के बारे में चर्चा किए थे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। हम लोग बेसिक बातों पे ध्यान दिए थे। डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बताया कि जो डिटर्मिनेंट हमारा है सारणिक है, उसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सोशल साइंस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और बहुत सारे फील्ड में किया जाता है। तो हम लोग बेसिक बातों पे चर्चा कर चुके हैं। अब ज़्यादा हम लोग बेसिक में नहीं जाएंगे, अपने सिलेबस की ओर ध्यान देंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो मैं आपको समझा दिया था कि ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट क्या होता है। आइए हम फिर से चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक। ऑर्डर हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि बराबर 1। फिर यहाँ ले लेते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर 3 मतलब कोटि 3 का ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। देखिए 1 ऑर्डर का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, n तक होता है। ऑर्डर n तक पॉसिबल है हमारा डिटर्मिनेंट। लेकिन हमको जो पढ़ना है 12th का जो हमारा सिलेबस है, हमको ऑर्डर 1 के बारे में जानना है, ऑर्डर 2 के बारे में जानना है और ऑर्डर 3 के बारे में जानना है। तो हम लोग एक सीमा दिया गया है, एक सीमा को यहाँ पे बाउंड्री दिया गया है, हमको इसी के बीच में अध्ययन करना है। जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तो वहाँ ऑर्डर n तक को आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा था, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए भाई ध्यान रखिए, यहाँ पे A1 लिखा था। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें बताइए कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो कैसे आप लोग पहचानेंगे? बताइए, यहाँ पे देख के बताइए। मैं कल इसके बारे में गहराई से चर्चा किया था। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना रो है और कितने कॉलम हैं? बताइए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिएगा पेपर, फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग, मैं बोला था कि ये जो लाइन है इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो। और अगर हिंदी बोलते हैं तो हो जाएगा पंक्ति। और ये जो लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। हिंदी बोलना चाहे इसको स्तंभ हो जाता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा। ये कॉलम हो गया आपका। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब जो खड़ा रहे, पोल जो होता है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। फिर ये बताया था कि अगर आपको याद करने में थोड़ी भी दिक्कत आए तो आप याद रखिएगा, सुत के और फिर ये उठ के, मतलब जो सुता हुआ रहेगा वो पंक्ति बोलेंगे उसको, और जो उठा हुआ रहेगा उसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। जो सुता हुआ लाइन रहेगा उसको सारणी का क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। और जो उठा हुआ लाइन रहेगा सारणी को, उसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि सुता हुआ लाइन कितना है, यहाँ पे एक है, क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। और उठा हुआ लाइन कितना है? एक है, ये C1 हो जाएगा। मतलब इसमें एक रो है और एक कॉलम है। फिर इसमें देखिए सुता हुआ लाइन कितना है? तो 2 है। और उठा हुआ लाइन तो ये भी 2 है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम हो जाएंगे।
इसमें ध्यान दीजिए, सूता हुआ लाइन कितना है इसमें, तो 3 है। और उठा हुआ लाइन कितना है, तो 3 है। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। फिर से समझिए एक बार क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, और इसमें पहचानना है कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो मैं क्या बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको रो बोलते हैं, रो ऑफ डिटर्मिनेंट। कितना है जी यहाँ पे, तो 1 है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, रो की संख्या 1 हो जाएगी यहाँ पे। फिर ये देखिए वर्टिकल लाइन की संख्या कितना है यहाँ पे, तो 1 है। तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, देखिए 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो रो की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी है, तो 2 है, तो कॉलम की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा रो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वर्टिकल लाइन भी 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 3 हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नोट, देखिए नोट, यहाँ कुछ बातों को जानते हैं हम लोग। मैं बताया था कि 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर नंबर को सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट सारणी में चेंज हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, 2 डंडा बोल दीजिए इसको, या 2 स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे भी 2 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी है, या बोल दीजिए 2 डंडा के बीच में नंबर को सेपरेट कर देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा, तो डिटर्मिनेंट हो जाता है, सारणी होता है। तो मान लीजिए हम किए हैं सेपरेट, तो A1 दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे A1 दिख रहा है, यहाँ पे A1 B1 A2 B2 दिख रहा है, यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये सब क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और बहुत सारे डैश डैश डैश। मतलब ये सब जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कुछ इसका नाम होगा ना, इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एलिमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। हिंदी में जाना चाहे इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 अकामा B1 अकामा C1 अकामा डैश और डैश और डैश सारणी के अवयव होते हैं। अवयव मतलब एलिमेंट होता है, समझ गए। यहाँ पे जो A1 है इसके अंदर में जो लिखा हुआ है A1 B1 A2 B2, फिर यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये सब क्या है, इसका कुछ नाम होगा ना, इसका नाम है एलिमेंट। ये सब एलिमेंट है, इसके अवयव है, डिटर्मिनेंट के लोग अवयव कहलाएंगे। नोट 1 हो गया यहाँ पे। अब 2 नंबर की बात करते हैं। कल भी मैंने बताया था इसके बारे में कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें नंबर ऑफ रो उतना ही होगी और कॉलम की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ पे एक लिए है ऑर्डर, इसमें रो की भी संख्या 1 है और कॉलम की भी संख्या 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑर्डर की संख्या 2 है, तो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम है। ऑर्डर जब 3 लिए हैं तो यहाँ पे रो की संख्या 3 है, दिख रहा है यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगर ऑर्डर 4 लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होगी, तो 4 ही हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, तो उसमें 4 ही हो जाएगा। अगर फिर आगे बढ़ते हैं, उससे आगे जाते हैं, 100 ऑर्डर का ले लेते हैं इस बार। ऑर्डर बराबर 100, कोटि बराबर 100, तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, उसमें 100 रो होंगे उसमें, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 100 होंगे। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखे थे कॉलम, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या बात सामने निकल आती है, किसी भी सारणी में, सारणी कहने का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी सारणिक डिटर्मिनेंट में
पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। देखिएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैं देखा अपने तरफ बिहार में, मतलब पहले मैं पटना में पढ़ाया था तो वहाँ पे हिंदी की प्रॉब्लम नहीं थी। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे लगभग 90% बच्चे इंग्लिश को लाइक करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो देखा कि यहाँ के बच्चे लैंग्वेज के नाम से डर जाते हैं। फिर इंग्लिश की बात कहती है तो बोलते हैं कि वो समझ में नहीं आता है सर। वैसा कुछ नहीं है दोस्त, ये मैथ ना है, यहाँ 4 लिखेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या 4 बोलेंगे ना, सेम थोड़े, सॉरी सेम ही ना है यार, सेम थोड़ा ना होता है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश वो सब बहाना मत कीजिए, इसीलिए मैं दोनों में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश भी बता रहा हूँ और हिंदी में, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, आपको समझा देना, और मेरे पास आप आए हैं आपको समझना ही होगा और मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, जो जो मैं बात बोलता हूँ उसको फॉलो कीजिए आप लोग, और कुछ नहीं चाहिए हमको। मैं जो बात बोल रहा हूँ सिर्फ आप उसको फॉलो कीजिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पहला ही क्लास में बोल देता हूँ, सिर्फ हमको जोड़ घटाव गुना भाग दे दीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग हम आपको मत सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है बाबू। इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेकर चलते हैं कि इंग्लिश वाला का भी कवर हो जाएगा और हिंदी वाला का भी कवर हो जाएगा। चलिए टाइम टाइम पास किया जाएगा, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये लिखा ऑर्डर बराबर 1, ऑर्डर बराबर 2, ऑर्डर बराबर 3, मतलब इसमें एक रो होगा और एक कॉलम होगा और एक इसमें ऑर्डर होगा। ऑर्डर जब 2 लिखा है देखते देखते समझ जाएंगे कि 2 रो और 2 कॉलम है इसमें। ऑर्डर 3 है तो देखते देखते समझ जाएंगे 3 रो और 3 कॉलम होगा इसमें। फिर आप लिखेंगे जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 डैश 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 इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट के सारणी के अवयव हैं। फिर लिखें किसी भी सारणी के डिटरमिनेंट में पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया रहेगा तो उसमें जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी हमारा डिटरमिनेंट पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आइए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसको, थोड़ा देर में आपका वेट करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए उसको। बाबू जल्दी से नोट कीजिए इसको, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा। मेरी तरफ से आप लोग कोई दबाव नहीं है, जैसा आप लोग का अच्छा लगे। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अब ध्यान दें यहाँ पे, कल हम क्या बताए थे, ऑर्डर 2, हिंदी में बोल दें इसको कोटि बराबर 2। अगर कोटि 2 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, डेल का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है डेल, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका डेल बोल दीजिए। मतलब जो डिटरमिनेंट होता है ना, सारणी होता है ना, उसको हम लोग डेल से दर्शाते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। मान लीजिए मेरा नाम मासूम हुआ तो हम कहीं पर नहीं लिखते हैं एम फॉर मासूम, तो इसी का हो गया डेल से, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। हम लोग इसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे लिखा रहेगा तो भूल जाएंगे, मतलब समझ जाएंगे कि डेल बराबर इतना लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए किसी भी डिटरमिनेंट में जितना उसमें नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, उतना ही ऑर्डर होगा।
सबसे पहले हमको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा डिटर्मिनेंट में। सबसे पहले अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले उसमें देखना है कि उसमें रो और कलम की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तभी उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोला, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ उस बात को। प्लीज आप लोग शांतिपूर्वक सुनिए, अपना दिमाग में बैठाइए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट क्या, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हमको ध्यान यही देना है कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है या नहीं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है या नहीं। अगर है तभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया गया है, बोल रहा है कि डेल का वैल्यू निकालिए। यहाँ क्या होगा, डेल वाला कितना दिया हुआ है, बोले डेल का वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या बोला, वही जो क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें 2 रो है लिख दिए यहाँ पे और 2 कॉलम है। तो क्या मिला यहाँ पे, रो और कॉलम आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला बताया था यहाँ पे। तब देखिए डेल बराबर आपको दिया हुआ है a1b1 फिर से a2b2। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, डेल बराबर हो जाता है, इसको इससे गुना करते हैं तो a1b2 बीच में माइनस लेते हैं माइनस a2b1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। यहाँ बताया भी थे हम आपको। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर 1। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा तरह से बेसिक में बताया गया है, बेसिक बातें उसमें बताई गई है, उसको ध्यान से देखिएगा। बताया थे इसको ऐसे गुना कर देना है। देखिए टी कंडीशन ऐसे है, मतलब ये इसमें आके लग जाएगा और फिर इसको ऐसे लगा दीजिए, ये जाके इसमें लग जाएगा, बीच में माइनस लेना है, माइनस लेना है। वही ना लिखिए a1b1 माइनस a2b1 हो गया। अब देखिए तो वही सेम यहाँ लगाइए ना जी, डेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देना है तो 4 × 6, अब बीच में क्या लगाना है तो माइनस 5 × 3। तो 4 को 6 से करें तो क्या मिलेगा, 24 मिला। अब 5 को 3 से करें तो 15 मिला। तो 24 में से 15 गया तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। यहाँ अगर डेल बराबर दिया हुआ हमको √3, यहाँ पे 5 फिर 1 फिर √3 और पूछ रहा है कि इसे डेल का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। मैं क्या बताया, देखिए यहाँ लिखेंगे डेल इज इक्वल टू √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 × √3, बीच में माइनस लगा लेंगे, 1 को 5 से गुना कर देंगे। देखिए सेम प्रोसेस कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए इसको इससे गुना किए हैं, बीच में माइनस, फिर इसको इससे, यहाँ भी इसको इससे गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इससे। तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त, 3 मिलेगा यहाँ पे। फिर 5 को 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नोट कीजिए आप इसको, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन के पीछे मत भागिए बाबू, थ्योरी के पीछे भागिए। थ्योरी को अच्छा से समझिए। देखिए मैं कितने बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो फिर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पूछने की आपको पूरी आज़ादी दी जाती है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं हमको कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर सब जो भी ऑनलाइन मेरा वीडियो देखते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे बोलिए वहाँ पे सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ये मेरा वादा है। आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पूछिए, 10,000 बार पूछिए, मैं हर नंबर बताने के लिए आपको राजी हूँ। क्योंकि मेरा काम ही है आपको पढ़ाना, आपको समझा देना। हम मत सिखाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं कृपया
पढ़ाई का ध्यान दे, जो समझ में नहीं है उसको पूछे। मेरा तो कोशिश पूरा रहता है, अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपको हर एक बात को तोड़ कर पढ़ा दे। टाइम लगेगा उससे क्या हो जाएगा, समझ के पढ़िए ना, फीलिंग आएगा अंदर से, हाँ कुछ पढ़ाई किए हैं। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि हर एक विद्यार्थी मेरे लिए खास है, हम उसको सिखा देंगे और सिखाते भी हैं। देखिए कितने बारीकी से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर बात को मैं 5 बार बोल रहा हूँ, ये कैसे हुआ, किधर से हुआ, 5-5 बार बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको ध्यान से सुनिए, उसको उस बात को ध्यान से सुनिए, माइंड में बैठाइए, शांतिपूर्वक सुनिए, उसको देखिए, समझिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ना सीखिएगा। चलिए मैं थोड़ा कर देता हूँ। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे हम लोग। थ्योरी तो हम लगभग पढ़ चुके हैं, इसका सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे जल्द में। देखिए क्वेश्चन देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा था, इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार भी। क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको डेल इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ पे बाबू, फिर यहाँ भी माइनस साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब बोल रहा है इसकी इस डेल का वैल्यू निकालिए हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेल इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। बोल रहे हैं डेल का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसमें पंक्ति और स्तंभ, कहने का मतलब यह है रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। तो इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, मतलब हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आज़ादी है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। वही अगर देखिए, वही अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे कितना रो है बाबू, R1 हो गया, ये R2 हो गया, मतलब 2 रो है इसमें, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इसमें 3 कॉलम हो गए। देखिए रो की संख्या 2 है यहाँ पे, लेकिन कॉलम की संख्या क्या है, 3 है। हम बोले हैं कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए डिटरमिनेंट के केस में, सारणी के केस में, लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं है। तो क्या हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? जी कभी नहीं, भूल के भी, इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे इस टाइप का 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 2 रो है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, फिर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, कॉलम और रो की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। वैल्यू निकालने के लिए रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है इसका मतलब हम लोग उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में यही ध्यान दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो अपना 12 है बिहार बोर्ड वाले हैं, ज़्यादा तो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें ऑलरेडी बराबर रहता है उसमें रो और कॉलम आपको बराबर करके ही देते हैं हम लोग, हमको तो ऐसा लगता है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। वही IIT वाले के पास चले जाइए, जो IIT का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, उसमें कुछ लॉजिक रहता है, आगे बताएंगे। IIT का भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे, पहले बेसिक पढ़ लें, 12 को कवर कर ले, उसके बाद IIT को स्टार्ट कर देंगे हम लोग, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग निहार लिए, देख लीजिए कि क्या है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर है। अब हम लोग एबल हो गए सॉल्व करने के लिए, लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, लिख देंगे डेल इज इक्वल टू, इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस साइन थीटा, गुने में माइनस साइन थीटा, बीच में क्या लेते हैं दोस्त, तो माइनस लेते हैं, कॉस थीटा गुने माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, कर दिया यहाँ पे, फिर बीच में माइनस लेना है, माइनस ले लिया, फिर इसको इससे गुना कर देना है, तो कॉस थीटा गुने माइनस कॉस थीटा। और देखिए माइनस
माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना हो रहा है। तो साइन थीटा गुने साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, तो प्लस कॉस गुने सॉरी कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डेल बराबर x दिया हुआ है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ x है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब बोला है कि यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे यहाँ पे, या x को x से गुना करना है, x गुने x, और फिर पीछे माइनस करते हैं, 3 को 3 से गुना कर देना है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 3 से तो 9 मिला बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या मिला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो बोल रहे इस तरह निकल रहा है, जब एक्स को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 9 हो जाएगा। निकालिए तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू हो गया +3 और इसका वैल्यू -3, आंसर हो गया। देखिए और एक बार बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1 मार्क्स में पूछेगा। लेकिन वहाँ जानते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे रहा था, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए में दे देगा आपको 3 दे देगा, और 2 नंबर में -3 दे देगा, 3 नंबर में -√3 दे देगा, 4 नंबर में +√3 दे देगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तो सही सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। तो क्या लिखते हैं, एक्स बराबर सिर्फ √9 लिखते हैं, ये प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा, यहाँ से जब खाली लिखिएगा यहाँ पे कि प्लस, यहाँ पे लिखिएगा √9 लिखिएगा, तो इसका एक्स बराबर √9, तो एक्स बराबर 3 ना लिख दीजिएगा यहाँ पे। आंसर क्या मार देते हैं आप लोग, सिर्फ ये 3 को मार देते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर होगा हमारा, 3 और -3 दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बातों पे ध्यान दीजिए, बारीकी से समझिए। मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, आप ही अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका जब स्क्वायर कभी भी हटता है ना, तो प्लस माइनस आ जाता है वहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ प्लस ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान देंगे इस बात को। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। हिंदी में अगर इसको बोले हम लोग, तो बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए अगर इतना बराबर इतना है। तो आइए इसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन।
ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे हमको दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, और हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि इसका सॉल्व करने की क्या रूल है। तो हम लोग इसको सॉल्व कीजिए दोनों कॉलम लेके। यहाँ पे लिखिए x 2 हो गया, 2x हो गया, बराबर में दिया हुआ है -1 4 2 3। देखिए ना यहाँ पे इसके बराबर ये है, तो हमने लिख दिया इसके बराबर ये। तो सॉल्व करेंगे इसके बराबर ये, या इसको अलग सॉल्व करेंगे, बीच में बराबर लगा देंगे, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे। कीजिए देखिए क्या आता है, क्या हो जाएगा। x इंटू x लिखते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे माइनस, फिर इसको इससे गुना करेंगे, बीच में बराबर ले लेते हैं दोस्त, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर माइनस 2 को 4 से गुना करते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे इसको इससे गुना किया जाता है और बीच में माइनस दिया जाता है, फिर इसको इससे गुना करते हैं, बराबर का बराबर आ गया, फिर इसको इससे गुना किया जाता है, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इससे करते हैं। यहाँ पे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और बीच में माइनस लगा दिया जाता है। फिर जब x को x से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, x², 2 को 2 से कीजिएगा तो 4 मिलेगा, बराबर हो जाएगा -1 को 3 से कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, -2 को 4 से कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। अब देखिए x² -4 इज इक्वल टू क्या हो गया, -11 हो गया। अब x² बराबर क्या हो जाएगा, -11, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। अब x² इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो -7 मिल गया, x का वैल्यू -7 आ गया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √7। ये तो रूट के ऊपर माइनस आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हो गया ये, लिख देंगे क्या, इमेजिनरी नंबर लिख देंगे। चलिए समझ में आया, ये नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन यही होगा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, डेल इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको x² - x + 1, फिर x - 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे x + 1, फिर यहाँ पे x + 1। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है कि डेल बराबर x² - x + 1 है, यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x + 1 है, फिर यहाँ पे x + 1 है, तो इससे डेल का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे। आइए काम करते हैं इसके ऊपर, सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन डेल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है आपको इसको इससे गुना करना है, कीजिए यहाँ पे तो x² - x + 1 × x + 1 हो जाएगा। देखिए इस एलिमेंट को इससे गुना कर रहे हैं, फिर बीच में माइनस लेते हैं, फिर इस एलिमेंट को इससे करेंगे तो -x + 1 × x - 1। इसको इससे गुना किए हैं, बीच में माइनस ले लिया, फिर इसको इससे गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर जब x को कीजिएगा, देखिए जो x है इसमें पहले गुना होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इससे तो x को x का कीजिए तो क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, फिर -x को x से होगा तो -x² हो जाएगा, फिर x को 1 से करेंगे तो +x मिलेगा, फिर +1 से करना है इसमें x² में तो +x², फिर करना है -x में तो -x,
और फिर 1 में तो प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है कि ए प्लस बी है ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा ये। प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है, कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा यहाँ से बच रहा है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब यहाँ से मिला हमको और प्लस 1 यहाँ से मिला। देखिए प्लस 1 यहाँ से और यहाँ के माइनस से बना क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स जाएगा होता प्लस 1। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा आंसर हो गया। डेल इज इक्वल टू इतना आंसर। फिर से समझिए एक बार, बहुत गर्मी है। देखिए फिर से बात को समझिए। क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि डेल का वैल्यू इतना दिया गया है, तो हमको इसका डेल का वैल्यू बताइए। तो सॉल्यूशन में क्या लिख दिया कि डेल इज इक्वल टू, बोला था कि इसको इससे गुना करना है, तो हम मैंने कर दिया गुना। देखिए इसको मैंने इससे गुना कर दिया, फिर बीच में माइनस ले लिया, फिर इसको इससे गुना करना है। तो देखिए यहाँ कर दिया इसको इससे। जब ये दिया गया है तो x से इन तीनों में गुना होगा, फिर 1 से इन तीनों में गुना होगा, मैं कर दिया यहाँ पे। फिर माइनस का माइनस आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, फिर ये प्लस में माइनस में कट गया, तो एक्स की यहाँ से मिला, फिर यहाँ से प्लस 1 मिला, फिर यहाँ से माइनस से बना तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए जल्दी से उसको। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए ऑर्डर 2 का जितना भी क्वेश्चन था हम देख लिए, हर टाइप का देख लिए। आप जाइएगा अपने बुक खोलिएगा, NCERT होगा या RS अग्रवाल होगा या RD शर्मा होगा, कोई भी बुक हो आप उसको उठाइएगा और जितना भी हम पढ़ाए हैं ऑर्डर 2 वाला आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सब आपसे बन जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा। मैं क्या बोला कि मैं ऑर्डर 2 का फॉर्मूला बताया था कि इसको इससे गुना कर दिया, फिर माइनस लेके इसको इससे, तो उसी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है बुक में, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्डर 3 का अगर दिया गया है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। उसमें तो था ऑर्डर 2 वाला में कि इसको इससे गुना कर दीजिए, अभी जो माइनस ले लीजिए, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो उसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट था, यहाँ पे 9 एलिमेंट दिख रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऑर्डर 2 वाला पूरा सीख लिए हम। क्वेश्चन जाके बनाइए बुक में से, आप बुक को खोलिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग उसको एग्जाम्पल को भी बनाइए और जो मैं बताया हूँ उसको भी बनाइए, फिर एक्सरसाइज को भी बनाइए। ऑर्डर 2 का समाप्त हो चुका है हमारा, सिर्फ अब ऑर्डर 3 का बचा है। इसको मैं बताऊंगा कल इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्ती का मतलब क्या है कि आपको जैसा आपको दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा हो। तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए। अब आगे आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।